गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर हाँ सर असाइनमेंट जो ग्रुप पे सेंड कर दो, उसमें खुल ही नहीं रहा साइट पे मेरे। कर दूंगा मैं। ओके सर। ब्राउजर पर या मोबाइल पर, कहाँ खोल रहे हो? सर ब्राउजर। एक मिनट। हाँ, तुम्हारा लॉगिन क्या है? टीपी टीपी। हेलो। यस सर, TP 200। हम्म आगे एक सेकंड सर बताता हूँ। सर TP 20029। पासवर्ड तुमने चेंज तो नहीं किया ना? नहीं सर, वही है TP 20029। भैया हमारे पास खुल गया ये, आप ही के लॉगिन से खोला है। 99 क्वेश्चंस की एक अलग से फाइल भेजी है, फुल चैप्टर का वो है असाइनमेंट। यस टी सर, वही ट्वेंटी खोल रहा था मैं। हाँ, T20 वाला नहीं है, लेकिन मेरे पास पूरी फाइल खुल गई है। तो दोबारा ट्राई करना, या तो मतलब वहां तो मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही सिस्टम में तो, और मोबाइल पर भी कल मैंने खोल कर देखा था तो वहां भी खुल रहा था। यस सर, अब खुल गई। तो कर लिया करो ना एक दो बार ट्राई। सर मैंने कम से कम 4-5 बार करा था, रिफ्रेश भी करा था और लॉग आउट भी कर लिया था एक बार। चलो ठीक है। ये है ना अलग, वो है असाइनमेंट, इसमें टॉपिक वाइज वो लिखे हुए हैं क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हम्म स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। यस सर।
साउंड इज क्लियर? Yes, sir. चलिए, तो हम बात कर रहे थे डायपोल की। गुड इवनिंग सर। गुड श्रेया, तुम्हारा पूरा व्यू आ रहा था। तो भैया हम लोगों ने एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, हमारा रिजल्ट आया था 2kp/r³। बच्चा ये एक्सिस पर, डायपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 2kp/r³। अब मुझे एक चीज और बता दो, जो नेट डायरेक्शन, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा? इधर टुवार्ड्स राइट आएगा या टुवार्ड्स लेफ्ट आएगा, ये बताइए। बच्चों एक असाइनमेंट मैंने सेंड किया है, आपके लॉगिन में दिखेगा। Sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फुल चैप्टर का असाइनमेंट है, टॉपिक वाइज। यू कैन सी कि जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं वो क्वेश्चन आप कर लीजिए। 99 क्वेश्चंस का असाइनमेंट है ये। मेरे पास बहुत कुछ है, बस आप करते जाओ, ठीक है। तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा इस पॉइंट पर? ये जो पी पॉइंट है ना, हमने यहाँ पर डायरेक्शन क्या आएगा? टुवर्ड्स राइट आएगा या टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, ये बताओ। टुवर्ड्स राइट। वाई, क्यों? सर पॉजिटिव क्यू का राइट साइड जाएगा और सर नेगेटिव में नेगेटिव भी पॉजिटिव को करेगा तो राइट ही जाएगा। यस, हम जानते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो इधर आएगा अवे, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज आएगा इनवर्ड। लेकिन ये जो पी पॉइंट है ये पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा क्लोज है, तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में से पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी टुवर्ड्स राइट। तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट की सेम है। Yes, sir. तो राइट डाउन दिस sir. स्टेटमेंट, लिखो। ऑन द एक्सियल पॉइंट direction of electric field is same as direction of dipole moment। याद रखना है, एक काम की चीज है, सेम एज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। बच्चा अब हम इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और ये काम भी आप ही करोगे, क्योंकि बेटा मैं आपको वही काम देता हूं जो मुझे पता है आप कर सकते हो, क्योंकि ये पुरानी चीजें हैं। देखिए ये एक डायपोल हमने बनाया, डायपोल में ये नेगेटिव चार्ज है -q, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये डायपोल की एक इक्वेटोरियल लाइन है ना बेटा? इक्वेटोरियल लाइन में से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर। तो ये येलो कलर का एक पॉइंट दिखाया है मैंने आपको। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगा, नेगेटिव का इधर आएगा, और नेट निकाल कर बताओ। डिस्टेंसेस वही लेना है बेटा, ये हमेशा r लेते हैं हम, ये वाला डिस्टेंस, और ये दोनों डिस्टेंस a है, वो सब आपको पता है। जस्ट स्टार्ट कैलकुलेटिंग, बिकॉज बेटा ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकाल रहे हैं एक तरह से हम। बहुत पुराना काम है हमारा, चैप्टर के शुरुआत में करते थे ये सारी चीजें कैलकुलेट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला टॉपिक ही तो है ये, बट डायग्राम सही बनना चाहिए।
आ रहा है कुछ? बच्चा, दोनों चार्जेस से ज्वाइन कर रहा हूं मैं इसे, पॉइंट को। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी, जो एरो दिखाया है मैंने, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो देता है वो टुवर्ड्स द चार्ज देता है। सर हाँ बेटा। सर KP/R³। KP/R³ ठीक है, और डायरेक्शन सर क्या है बेटा? सर जो आपने 2 ग्रीन लाइन बनाई ना, उनके लेफ्ट साइड में, उनके बीच के लेफ्ट। यस, वी कैन से इट इज अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। यस सर। अपोजिट आएगी सर। तो ये तो बच्चों क्लियर दिख ही रहा है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इधर आएगा, है ना। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू में हम, है ना, इसको इस एंगल को थीटा अज्यूम कर लेते हैं, नीचे वाला भी थीटा होगा क्योंकि डायमेंशंस दोनों की सेम है। और बच्चों वो थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ध्यान रखिए, और ये भी थीटा होगा। तो अगर एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई अज्यूम कर ले हम ड्यू टू ईच चार्ज, तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा टू ई कॉस थीटा। यस सर। एक सिंगल चार्ज का ई आएगा KQ/R², लेकिन ध्यान रखो यहाँ R² जो है वो स्मॉल r² प्लस a² है। चार्ज से जो डिस्टेंस आएगा ना बेटा, उसका स्क्वायर लेना है। कॉस थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आएगा √R² प्लस a²। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया K2QA डिवाइडेड बाय R² प्लस a² रेज़ टू द पावर 3/2। अब बच्चों दो काम करने हैं आपको। पहला काम 2QA, इसको आप P पुट करेंगे, वेरी गुड, और ए को इग्नोर करना है। और दूसरा और ए को इग्नोर करना है नीचे। तो नीचे ए को इग्नोर करेंगे तो R³ आ जाएगा। तो आंसर आएगा KP/R³, और डायरेक्शन जो आएगा इट इज अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट, लिख लेना, अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। वेरी गुड। इस तरह से काम करते रहिए। अच्छा लगा आप लोगों ने सॉल्व करके बताया मुझे। तो बच्चों इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ना, वो एक्सिस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट हाफ है। वो 2KP/R³ था और ये KP/R³ है। नोट डाउन। अब हम, है ना, जनरलाइज करेंगे इसे, थीटा एंगल वाली पोजीशन पर निकालेंगे। बच्चों बोर्ड में बस इतना ही है, थीटा वाली पोजीशन का डेरिवेशन बोर्ड में नहीं है, लेकिन वो कंपटीशन के लिए काम का है। तो हम अब कैलकुलेट करते हैं। पहले निकाला था ऑन इक्वेटोरियल लाइन, फिर निकाला था, सॉरी, पहले निकाला था ऑन द एक्सिस, फिर निकाला था ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब निकालेंगे एट एंगुलर पोजीशन थीटा। एट एंगुलर पोजीशन थीटा। तो इसका डायग्राम बनाऊंगा पहले मैं। बच्चों हमारे पास ये एक डायपोल है ना, और हमें इस डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये और ये एंगल थीटा गिवन है। हम यहाँ पर येलो पॉइंट बना रहे हैं, इस येलो पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही अलग मेथड यूज करेंगे। हम अपने डायपोल के दो कंपोनेंट लेते हैं।
डायपोल का एक कंपोनेंट मैंने लिया अलोंग दिस लाइन और दूसरा इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि हर वेक्टर के हम हमेशा दो ही कंपोनेंट सर आवाज चली गई आपकी। यस सर। सर की आवाज नहीं आ रही। लैग हो रहा है। यस सर। अभी रुको रुको रुको, मेरी आवाज अब आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर। ये सर आ रही है। मैं डिवाइस का चेंज कर लूं साउंड, मैं आईपैड का साउंड ले लूं, वैसे दोनों में नेटवर्क सेम है। तो बच्चों मैं ये पूछ रहा हूँ, पी के दो कंपोनेंट लेने हैं, तो इनमें से कौन सा कॉस थीटा होगा, कौन सा साइन थीटा होगा, ये बताओ। सर हॉरिजॉन्टल तो कॉस और वर्टिकल बच्चा या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहाँ से आ गया? सर Along पी the की line। डायरेक्शन वाला पी हाँ। cos थीटा अलोंग द लाइन पी cos। अलोंग द लाइन तो पी कॉस थीटा आएगा ना, यस सर। और दूसरा वाला पी साइन थीटा। हाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है यहाँ पर। बच्चों अब आप है ना ये एज्यूम कर लो कि हमारे पास एक नहीं दो डायपोल है। अब आप ये एज्यूम कर लो आपके पास दो डायपोल है, अब दो डायपोल है तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। तो बेटा पी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू पी कॉस थीटा। अब जरा मुझे डायरेक्शन बता दो ऋत्विक, एक बार रुक जा बेटा, थोड़ी देर के बाद कॉपी करना, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली जो बोलूंगा वो कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ढंग से सुनना है आपको। जस्ट टेल मी येलो पॉइंट पर पी कॉस थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर टुवर्ड्स द डायपोल मूवमेंट। मतलब फिर से बोल। सर हमने दो डायपोल लिया ना इसमें, तो पी हाँ कॉस थीटा का उस वाली डायपोल मूवमेंट के अकॉर्डिंग आएगा ना। हाँ, तो किधर आएगा उसके डायरेक्शन बता। येलो पॉइंट पर एरो किधर बनाऊं मैं ई का? सर आउटसाइड आउटवर्ड की तरफ। मतलब इधर। यस सर, यस ऐसे ही। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कॉस थीटा, करेक्ट? यस सर। इसे मैं थोड़ी देर के लिए E1 लिख देता हूं, वैल्यू बाद में लिखेंगे। पी साइन थीटा का डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इसी पॉइंट पर कहां आएगा? सर अपोजिट टू द डायपोल। क्लास में और तीन बच्चे सो रहे हैं क्या? ये अकेला बोले जा रहा है इतनी देर से? आप जानते हो ये चीज मुझे ज्यादा पसंद, थोड़ी देर सहन होती है फिर मुझसे सहन नहीं होती। हाँ बोलो परिधि। इस तरफ आएगा, मतलब E1 के अपोजिट। ट्राई करो बोलने की। सर इवन के ऑपोजिट ही होना चाहिए। E1 के अपोजिट नहीं आएगा बच्चा। E1 के अपोजिट क्यों आएगा? ये जो येलो पॉइंट है हमारा वो पी साइन थीटा की इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है ना। रिमेंबर येलो पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्सियल axis of the p cos theta, but the same point is lying on equatorial line of the p sin theta. अब बताओ ये स्टेटमेंट समझ में आया नहीं है? यस सर। यस सर स्टेटमेंट। अगर मेरा साउंड सही नहीं है तो मुझे क्लियर करो ताकि मैं वेट कर लूं, वरना बार बार। सर नहीं सर, साउंड सही है। क्लियर है सर। क्लियर है? सर। तो मैंने बोला वो सुना ना, हमारा जो येलो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट पी कॉस थीटा की एक्सिस पर लाई कर रहा है, और एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है। तो पी कॉस थीटा इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आएगा। बट ये पॉइंट पी साइन थीटा के इक्वेटोरियल लाइन पर है। ये जो लाइन है ना ये पी साइन थीटा का इक्वेटर है। और अभी अभी आपने क्या लिखा ऊपर? इक्वेटोरियल लाइन पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अपोजिट आएगा। तो किसके अपोजिट आएगा बताओ? सर पी के। पी साइन थीटा के। यस, पी साइन थीटा नीचे है ना, थीटा। इसलिए पी साइन थीटा के अपोजिट आएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? P sin थीटा का। बच्चों Yes, sir. स्लोली आगे चलेंगे हम, लेकिन अच्छे से सुनना आप। और ये थोड़ा मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, वो थोड़ा लाइन सीधा नहीं बना था, अभी भी सीधा नहीं बन रहा है तो नाराज हो गया, अब ठीक बना है। तो बच्चों E1 P cos थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 P sin थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब प्यार से मुझे E1 और E2 की वैल्यू बता दो। फार्मूला देख लो, ऊपर लिखा हुआ है, एक्सिस का फार्मूला अलग लिखा हुआ है, इक्वेटोरियल लाइन का फार्मूला अलग लिखा हुआ है। E1 कितना आएगा? सर 2K KP P cos 2kp cos थीटा। हाँ, एक्सिस का फार्मूला होता है 2kp अपॉन r क्यूब, लेकिन यहाँ पर p की जगह p cos थीटा है, इसलिए 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब आएगा। सिमिलरली E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ p sin थीटा। तो p sin थीटा का एक्सिस नहीं है, इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kp अपॉन r क्यूब, लेकिन यहाँ p की जगह p sin थीटा आएगा। बच्चों E1 और E2 बोथ आर परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमें निकालना पड़ेगा। ये डायग्राम इसीलिए मैं बार बार नीचे बना रहा था, और नीचे पुल कर लेता हूं इसे मैं। यस, तो बच्चों E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालना है, तो वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा दो, ये लो, हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। यस, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों E जो आएगा वो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर आएगा ना बच्चा, क्योंकि E1 और E2 परपेंडिकुलर है। यस सर। और इसमें E1 और E2 की वैल्यू पुट करोगे तो kp अपॉन r क्यूब तो कॉमन आ जाएगा, बाहर रख लो उसे। अंदर बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। Yes, वो 1 हो जाएगा सर। 4 में से 1 cos स्क्वायर थीटा अलग निकाल दो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बचेगा, इसे आपको याद करना है। अब पूछो क्या पूछना है। डायग्राम बहुत बढ़िया ढंग से बनाना, और ये सब लिख लो, और जो पूछना है पूछ लो। डन सर। बच्चों अभी एक काम और बचा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी डायरेक्शन और निकालनी है हमें। बच्चों आपको याद है इस टॉपिक को लिखाने से पहले मैंने क्या बोला था? दिस इज ओनली फॉर कंपटीशन। Yes. ये 12th के लिए नहीं है, ये सिर्फ कंपटीशन के लिए है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें कोई तो रेफरेंस चाहिए ना बच्चा, सुना आपने? तो एक काम करता हूं, मैं इस एंगल को अल्फा अज्यूम कर रहा हूं, देखो डायग्राम को अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू निकालता हूं पहले। tan अल्फा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस E2 बाय E1। देखो ये वाला ट्राइंगल अगर मैं यूज करता हूं
तो परपेंडिकुलर ये तो E2 के बराबर है और ये E1 है, बेस E1 है। बेटा दोनों को डिवाइड करके बताना क्या आएगा। E2 और E1 को डिवाइड करो। सर 1/2 1/2 साइन और कोस कैंसिल थोड़ी ना होते हैं भाई। सर 1/2 cot So theta 1/2 1/2 or tan अल्फा, tan theta. tan थीटा। हाँ 1/2 tan थीटा आएगा क्योंकि E2 ऊपर आए ना, E2 में साइन है। तो बच्चा हमारे पास अल्फा की ये वैल्यू आ गई, यानी कि अल्फा होगा tan इनवर्स हाफ tan थीटा। और बच्चों ये अल्फा कहां से बना है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये अल्फा कहां से है, अल्फा कहां से है, E1 से है, E1 से। ऐसा भी मत बोलो, ऐसा बोलो वेक्टर आर से है। ये पूरा वेक्टर आर कहलाता है बेटा, ये लाइन है ना, दिस इज पोजीशन वेक्टर। हाँ तो वेक्टर आर से अल्फा एंगल बन रहा है। बच्चों अगर आपसे ये पूछे डायपोल मोमेंट से नेट, ये जो पुराना डायपोल मोमेंट था अपना मेन, उससे कितना एंगल बनेगा तो बताइए टोटल एंगल कितना आ रहा है। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट, जो अपना मेन डायपोल था बेचारा पुराना वाला। ये कैसे कभी कभी परेशान करता है। सर 90 डिग्री मारूंगा। ये 90 कहां से निकाल देते हो तुम लोग। बेटा डायग्राम पर मत जाया करो, डायग्राम में तो लाइंस कैसे भी बन जाती हैं। ये 90 कैसे हो गया, वर्टिकल थोड़ी ना। ई नेट जो आया है वो वर्टिकल थोड़ी ना है अपन को। सर अल्फा प्लस थीटा। यस अब सही बोला, ये याद कर लेना। अल्फा प्लस थीटा कैसे आया मैं बाकी बच्चों को बता दूं। देखो पी हमारा इस डायरेक्शन में है यहाँ, और ये वाला एंगल थीटा था ये, तो नेट टोटल एंगल हो गया अल्फा प्लस थीटा। दिस इज गुड, ये अच्छा बोला। Yes, sir. डन सर। गुड। तो बच्चों हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ऑन एक्सियल पॉइंट, जो आया 2 kp/r³। डायरेक्शन जो आई वो डायपोल मोमेंट के सेम आई। फिर हमने इक्वेटोरियल लाइन पर निकाला, आंसर आया kp/r³, यानी कि उसका हाफ आया और डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट आई। फिर हमने थीटा पोजीशन पर निकाला तो इतना मैग्नीट्यूड आया और ये डायरेक्शन आई, बिल्कुल अलग डायरेक्शन है ये। इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते बेटा, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है ये डायपोल का। डायपोल का ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, इसलिए इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। अब क्वेश्चन आपको और कहीं से ला कर देते हैं हम, है ना। एक मिनट। तो आप एक काम कीजिए, यहां से शुरुआत कीजिए। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई हैं एक्स और वाई, ठीक है। और एक डायपोल मैंने ओरिजिन पर रखा, ये येलो कलर से एक डायपोल बना दिया मैंने, और ये एंगल 45 डिग्री है, और ये डायपोल मोमेंट P है। और बच्चों यहां पर कोई पॉइंट लिया मैंने, एक मिनट, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाना पड़ेगा। यहां पर कोई P पॉइंट लिया मैंने, येलो कलर से बना रहा हूं।
इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो y है और y काफी बड़ा है a से, है ना। ये क्वेश्चन में गिवन है y जो है वो डायपोल की लेंथ से काफी ज्यादा है। तो इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर बताएंगे मुझे E। और बच्चों वो E भी है ना, आप मुझे पूरा वेक्टर में बताएंगे आई कैप और जे कैप के साथ। चलिए निकालिए। डायग्राम बना लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वेक्टर फॉर्म में। वो दो कंपोनेंट तो लेने पड़ेंगे आपको, पी के दो कंपोनेंट लेकर फिर तब काम होगा। और डायरेक्ट फॉर्मूला आप इसलिए नहीं लगा पाओगे क्योंकि है ना, मैंने आपसे वेक्टर फॉर्म पूछ लिया। अगर वेक्टर फॉर्म नहीं पूछता, बेटा मेरी आवाज आ रही है ना, मैंने डिवाइस चेंज किया है, साउंड यस Yes. सर आ रही है। मैंने ऑडियो चेंज किया है। यस सर। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें है ना, अगर मैं आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता ना तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते। अच्छा एक मिनट, एक चीज पूछनी है मुझे। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो मैं थीटा कितना लूंगा बताना। मान लो मुझे वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में सपोज, तो मैं थीटा कितना लूंगा सर 45 डिग्री। वो बात अलग है, 45 लेने से तेरा आंसर सही आएगा क्योंकि स्क्वायर टर्म है, कॉस स्क्वायर है ना। लेकिन एक्चुअल में थीटा बेटा पूरा ये लेते हैं, ध्यान रख, डायपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर। हमारा पॉइंट यहाँ है तो ये आर बनेगा। और याद है थीटा क्या था, थीटा आर वेक्टर और पी वेक्टर, यानी कि 135 लेना है यहाँ पर थीटा। पर cos 45 और cos 135 में अंतर माइनस का ही होता है, तुम जानते हो। यस सर। और यहाँ पर तुम माइनस अगर नहीं भी लेता तो भी तुम्हारा आंसर सही आता, इसलिए वैसे एक्चुअल में वो 135 होता थीटा। तो बेटा ये पहचानना आना चाहिए हमें कि थीटा कौन सा है। पर अभी मैं चाहता हूं आप लोग है ना कंपोनेंट लेकर काम करें। अभी मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग फार्मूले से करें। तो दो कंपोनेंट बना लीजिए आप, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, दूसरा आएगा अलोंग वाई एक्सिस। और फिर आप उससे आप E1 और E2 निकालिए और फिर आई कैप और जे कैप की टर्म्स में लिखिएगा। बच्चों है ना, मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ यार। अपनी क्लास अगर सुबह होती ना तो मजा आता। इवनिंग में अब थोड़े, एक्चुअली क्या होता है, जैसे आज आपकी लास्ट क्लास है, मैं पहले ही ऑलरेडी 3 ले चुका हूँ, थोड़ा सा हो जाता है हेक्टिक। हाल तो मेरे पढ़ाने में जोश में कमी नहीं आती, पर सुबह और अच्छा माहौल होता है। पर फंसे हुए हैं यार। ऋतिक तुमने बात की कुछ तुम्हारे बारे में? और
2 दिन तो कम से कम। यस सर, मैंने बोला है सर को, सर कहने देखता हूँ, अभी वापस एक मैसेज ड्रॉप करूंगा रिमाइंड कराने के लिए। सुबह 6:30 पर हम सिर्फ इसीलिए नहीं रख पा रहे, बाकी इन तीनों को दिक्कत नहीं है शायद। नहीं अच्छा, हर्षित और तुम तो सेम केस हो ना। सॉरी 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 सॉरी। यस सर। ओके ओके, इस क्लास में सेम केस हो, 11th में तुम अकेले हो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चा बन रहा है ना प्रॉब्लम? एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा नीचे आएगा। अब बच्चों यहाँ तो साइन और कॉस का भी कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि 45 डिग्री एंगल होते ही है ना, ये मस्ती हो जाती है। कोई भी साइन हो कोई भी कॉस हो 1/√2 ही आना है। तो ये भी p/√2 होगा और नीचे वाला कंपोनेंट भी p/√2 होगा, cos 45 एंड sin 45। अब बच्चों हमारा जो येलो पॉइंट है ऊपर y एक्सिस पर, वहां पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। जो अलोंग द एक्स एक्सिस हमारा डायपोल है, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप बताइए। येलो पॉइंट पर ई कहाँ आएगा? मैंने बना दिया, फिर पूछ रहा हूँ कहाँ आएगा। बच्चों ये एरो मैंने क्यों लिया बताओ? सर क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे वो उसके। हाँ, जो एक्स एक्सिस वाला हमारा डायपोल मूवमेंट है, उसके लिए ये येलो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन है, और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के अपोजिट आता है, इसलिए उधर आया। अब मुझे बताओ जो वाई एक्सिस वाला डायपोल मूवमेंट है, उसके डायरेक्शन क्या आएगी? इस बार एरो मैं नहीं बनाऊंगा पहले। सर टुवर्ड्स ओरिजिन। हाँ, बस ये लड़का बोलता है, बाकी देखते रहते हैं। क्योंकि बेटा जो वाई एक्सिस वाला डायपोल है, उसके लिए ये येलो पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, और एक्सिस पर जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट के सेम होता है। डायपोल मूवमेंट नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जाएगा। इन दोनों को E1 और E2 लिख दो। पहले वाले को E1 लिख दो, इसको E2 लिख दो। तो बच्चों हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा -E1 आई कैप और -E2 j कैप, क्योंकि दोनों नेगेटिव में, एक नेगेटिव x में, दूसरा नेगेटिव y में है। अब कृपया करके E1 और E2 की वैल्यू बता दे, हमें थोड़ी प्रसन्नता होगी, वरना हम थोड़े दुखी हो जाएंगे अगर आपने ये गलत बता दिए तो। कहाँ चले गए? सर 2kp ग्रुप। अभी रुक, हर्षित रुक, तो यार थोड़ा चुप रहे यार, ये लोग बोलते ही नहीं है। और आप अच्छे तरह जानते हैं आप चारों में बोलने में सबसे अच्छा कौन है, सबसे कमजोर कौन है। फिर मैं सीधे वहीं अटैक करूंगा, देख लो नाम लेकर। सर माइनस KP by Y³ I क्या? इवन आपने बोला -KP, बोलो। अपॉन R Y³ I क्या? वैसे एक गलती कर गए बेटा, कि है ना P की जगह p/√2 लेना था आपको, क्योंकि वो डायपोल मोमेंट की वैल्यू चेंज है ना। ओके सर। बाकी ठीक बोला आपने, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पर यही आएगा। और E2 जो आएगा वो आएगा 2kp, और P को फिर p/√2 लेना है अपॉन y³ j कैप। यहाँ j कैप आ जाएगा, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं। माइनस भी कॉमन आ रहा है, k आ रहा है, p आ रहा है, y³ आ रहा है, तो अंदर क्या बचा? 1/√2 i कैप, प्लस माइनस नहीं आएगा तो 2/√2 को हम √2 लिख देते हैं j कैप।
यस, ये हमारा बच्चों, इतने प्योरिटी से काम करना सीखो ना, अब आप आदत डालो। और ये मत बोलना कि सर आप तो टीचर हैं। बेटा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हमसे भी ज्यादा प्योरिटी से काम करते हैं, उनकी तरह बनो। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक डायपोल है, ये रहा। इस डायपोल से आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस और थीटा एंगल पर यहाँ कोई पॉइंट है, ये प्रोजेक्टाइल क्यों बन गया? यहाँ कोई पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन अभी भी नहीं आई ना, ब्रेक हो रही है यार ये। अब ठीक है। तो बच्चों इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये जो येलो पॉइंट मैंने बनाया है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल पी के परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट येलो पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू डायपोल मोमेंट, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको ये थीटा निकालना है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, और कुछ नहीं दिया इसके अलावा। येलो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है, और आपको थीटा बताना है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। जो वो अल्फा प्लस थीटा जो न था ना, जो हर्षित ने उस समय बताया था, वो यूज करना है इस क्वेश्चन में। क्योंकि आपको मैंने ई और पी के बीच एंगल दिया है 90, यानी कि अल्फा प्लस थीटा इज 90।
बच्चों ये वाला स्टेटमेंट सुना ना आपने? यस सर। ये क्वेश्चन में आपको दिया है, बस इससे ही आपको सॉल्यूशन करना है। सर 45 डिग्री थीटा इक्वल्स टू नो नो, फोर्टी फाइव नहीं आएगा। अरे अल्फा प्लस थीटा जब आपको लिख दिया तो फिर इसमें मैथमेटिक्स लगाओ ना। अल्फा क्या था भाई? एक तो अल्फा को 90 माइनस थीटा लिख दो, टेन अल्फा कॉट थीटा हो जाएगा। टेन अल्फा का फॉर्मूला ऊपर लिखवा रखा है, कैसी बातें करते हो यार। तुम तो फंस गए यार। सर देखो tan इनवर्स √2। हाँ अब सही आया ना। पहले तो अल्फा को लिखो थीटा 90 माइनस थीटा। सर मैं लास्ट स्टेप तक पहुंच गई, लास्ट स्टेप पे आगे सॉल्व नहीं हुआ। बस स्क्वायर आएगा ना, कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख दो। यस सर, आइडेंटिटी। हाँ यस सर। अल्फा 90 माइनस थीटा लिखा तो tan अल्फा tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। tan अल्फा का फॉर्मूला ऊपर से देखो, हाफ tan थीटा था और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो हाफ tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। cot थीटा को 1/tan थीटा लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 आएगा और tan थीटा √2 आएगा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। बस हो गया। तो पूरा मैथमेटिक्स था इस क्वेश्चन में। बच्चों अभी हमने जो कैलकुलेट किया ना, वो एक डायपोल का खुद का पोटेंशियल और खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब हम इस डायपोल को उठाकर किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। लिखो डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम डायपोल को किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इसका खुद का नहीं है, वो किसी और का है।
तो इसका भी फर्स्ट पार्ट करते हैं, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डिस्कशन है बस, ज्यादा कुछ वो नहीं है। बच्चों मैंने आपके सामने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है जो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब आप जानते ही हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है सब जगह। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल प्लेस कर दिया मैंने, ये डायपोल है। जरा मुझे बताना इस पर नेट फोर्स कितना आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई एज्यूम कर लो, डायपोल को पी ले लो, एंगल थीटा ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल थीटा ले लो। मेरा क्वेश्चन सुना आपने अभी? मेरा क्वेश्चन है कि नेट फोर्स कितना आएगा इस पर। नहीं, सर 0। वाई 0। सर क्योंकि फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड भी होगा और अपोजिट इन डायरेक्शन भी होगा, दैट्स व्हाई 0 आएगा फोर्स। एक बार और बोल दो बेटा। नेट फोर्स सर एक तो फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, कैसे, थोड़ा और इसलिए वो किसकी बात कर रहे हो, किस पर होगा इक्वल एंड अपोजिट? सर एक तो पॉजिटिव चार्ज सिटी होगा फोर्स और एक तो नेगेटिव की वजह से, तो वो अपोजिट एक्ट करेंगे इसी वजह से। करेक्ट। बिल्कुल सही बोला इसने। देखो बेटा, डायपोल में दो चार्ज होते हैं ना, एक प्लस और एक माइनस। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होता है ना बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट लगेगा। एंड बिल्कुल सही बोला परिधि ने, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम है भैया। तो नेट फोर्स 0 आएगा। क्या यार मजा नहीं आया इस बार। बस परिधि ने जवाब दिया, ये तो सभी लोगों को आंसर देना चाहिए था। कितनी सी बात बताइए, बताओ मैंने, कितना इजी बात है। डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव पर फील्ड के अपोजिट लगेगा। नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो नीचे लिख लो ये डायग्राम बनाकर। If a dipole is placed in uniform electric field, then total force on the dipole is 0. If dipole is placed in uniform electric field, बेटा uniform field होना जरूरी है। Then net force on the dipole is 0. बच्चा, लेकिन इस डायपोल पर नेट टॉर्क 0 नहीं आएगा। अब ये बताओ, आपको टॉर्क भी पता है या नहीं पता? ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। टॉर्क क्या होता है? हर्षित नहीं, इन दोनों को मैंने पढ़ाया है, बाद में पूछूंगा। पहले ऋत्विक और श्रेया। इनटू परपेंडिकुलर। मैं मना कर रहा हूँ, वो बोले जा रही है। सर डेफिनेशन देने की फॉर्मूला बताना। सब कुछ बता।
torque is a force that cause an object to rotate. वेरी And गुड, इसका ये लाइन अच्छा and बोला। सर इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू सर एस शायद नहीं नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क होता है, लेकिन काफी फेमिलियर होता है, मतलब सिमिलर होता है इसका टॉर्क भी। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर जैसे यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स है ना, इस डायपोल को ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं दे रहे, नेट फोर्स 0 है, लेकिन ये दोनों मिलाकर दोनों फोर्स इसको, दे आर ट्राइंग टू रोटेट द डायपोल। अब आप खुद देख लो, ये दोनों फोर्स इस डायपोल को घुमाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, तो इसका मतलब नेट टॉर्क इज नॉन जीरो। तो अच्छा बोला इसने, ऋत्विक ने, कि रोटेशनल इफेक्ट देने के काम आता है टॉर्क। तो बेटा टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर। हमारा फोर्स कितना है, क्यू ई। जरा इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस और निकाल दो यार, मजा आएगा। डायपोल की लेंथ को कुछ भी एज्यूम कर लो, अब 2a लेना जरूरी नहीं है, आप तो a ले लो, d ले लो, कुछ भी ले लो, l ले लो, और मुझे बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा। अच्छा मैं ना दो लाइन बना रहा हूं, मैं आपसे ये पूछूंगा इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है। एक मिनट पहले सही बना दूं। जैसे मान लो डायपोल तो हम ए बी मान लेते हैं, ये ए और ये बी, ए बी तो डायपोल है, और ये सी लाइन, नहीं सी हमारा सेंटर है, सेंटर ओ ले लेते हैं, और ये सी ले लेते हैं। अब मुझे बस इतना बता दो, इन सारे डायमेंशंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा डायमेंशन है। कितना सोच रहे हो तुम। अरे दोनों फोर्स के बीच में BC परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी कौन सा है। बीसी सर, बीसी। हाँ बीसी सी बी इतना क्यों सोच रहे हो यार, बीसी तो आएगा। अब बीसी की वैल्यू बताओ, डायपोल की लेंथ को एल मान लो, डायपोल की लेंथ को एल मान लो, और बताओ बीसी कितना आएगा। बच्चा ये एंगल भी तो थीटा ही होगा ना, तो एल कॉस एल साइन थीटा आएगा, L sin एल theta. एल साइन थीटा। और अब है ना क्यू इंटू एल को पी लिख दो, क्यू चार्ज इंटू लेंथ, ये डायपोल मोमेंट बन गया, और ये टॉर्क का फार्मूला भी आ गया। समझे बच्चू। तो टॉर्क हमारा आ गया पीई साइन थीटा। यस सर तो बच्चा ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला। ये तो मैग्नीट्यूड है, और इसका वेक्टर फॉर्म में बाजू में लिख रहा हूं, इसे वेक्टर में लिखते हैं P क्रॉस E। ये न्यूमेरिकल्स में काम नहीं आता वेक्टर फॉर्म, लेकिन हाँ डायरेक्ट का भी पूछ लिया तो काम आता है। क्यों भैया आप बंद क्यों नहीं रहे, बन गए, कभी कभी नाराज हो जाता है। P क्रॉस E, ये न्यूमेरिकल करने के काम नहीं आएगा, बस डायरेक्ट पूछ सकता है तो याद करना है बस। done sir.
डन Done. सर। ओके बच्चों, ये टॉर्क जो है वो डायपोल को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। यस करेक्ट। और क्लॉकवाइज घुमाकर कहां तक लाने की कोशिश करेगा वो? बोलो बोलो। क्लॉकवाइज घुमाकर वो कहां तक लाने की कोशिश करेगा इसे? सर सर थीटा 0 इनिशियल करेगा। पॉइंट्स। बोलो बोलो बेटा बोलो, रुको नहीं, बात को पूरी करो। सर थीटा को 0 कर देगा, मतलब उस पर आ जाएगा। यस करेक्ट। वो तब तक उसे घुमाता रहेगा Sir, जब तक पैरेलल कर डायपोल देगा इलेक्ट्रिक फील्ड के थीटा पैरेलल इसके। नहीं हो जाता। यस 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 करेक्ट। तो बच्चों हम दो स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं, एक बार देखो। टॉर्क का फार्मूला निकाल लिया ना हमने, अब स्पेशल केस देखो। केसेस नंबर 1, दोनों को एक साथ बनाता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक डायपोल रखा है ऐसे, और इसके बाजू में दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इसमें डायपोल रखा है ऐसे। तो बच्चों क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सर एक अरे क्लॉक पहले वाले में थीटा 0 है, दूसरे वाले में 180 है। और सेकंड 180। अरे थीटा हमारा एंगल कौन सा एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल है ना। यस सर। हाँ बच्चों, जब थीटा 0 डिग्री है तो टॉर्क कितना आएगा? 0। पी। ओए साइन 0 0 होता है, पी कहाँ ध्यान है? मैं कॉस समझ गया, उसको कॉस समझ हाँ गया। कॉस मत चलिए समझ नेक्स्ट यार, सर। दुनिया बदल जाएगी। और 180 डिग्री पर कितना आएगा? 0 साइन 180 कितना होता है श्रेया? 0 सर। हाँ 0 करेक्ट करेक्ट। बी कॉन्फिडेंट, इतना लूज कॉन्फिडेंस से मत बोला करो। तो बच्चा, जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है तो भी उस पर टॉर्क 0 है, और जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखा है तो भी टॉर्क 0 है। पर एक फर्क है, फर्स्ट वाले डायग्राम में आप डायपोल को थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ दो, हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर छोड़ दो, तो डायपोल वापस सेम पोजीशन में आ जाएगा। आपने सुना मैंने क्या कहा? यस अगर सर। मान लो डायपोल को मैं ऐसे Yes, घुमाकर sir. छोड़ दूं इस पोजीशन से, तो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर तुम इधर वाले डायपोल को थोड़ा सा घुमाओगे तो क्या होगा? थोड़ा सोचो यार, है ना? ऐसे मैं फोर्स करूंगा तो सर मजा नहीं तो आएगा। सर फिर उसका भी थीटा 0 है। सर वो हो जाएगा, और मतलब टेल जो है वो उस साइड हो जाएगी, तो थीटा 0 हो जाएगा। यस सर थीटा 0 है। मतलब ऐसा वो लोग, इस फर्स्ट वाले केस में अगर डायपोल को मैं ऐसे घुमाकर छोड़ दूं तो वो वापस इनिशियल पोजीशन में आएगा, लेकिन सेकंड वाले केस में अगर डायपोल को ऐसे घुमाकर छोड़ दूं तो वापस सेम पोजीशन में नहीं आएगा, बल्कि वो पूरा 180 डिग्री घूम जाएगा। करेक्ट? यस सर। यस सर। बच्चों Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं।
इसका मतलब ये हुआ 0 डिग्री वाली जो पोजीशन है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये अनस्टेबल। अब 11th क्लास भूल गए क्या? याद करो स्टेबल। अरे 11th क्यों, मैंने तो आपको इस चैप्टर में भी बताया है। स्टेबल अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा उसे बोलते हैं जब बॉडी वापस अपनी सेम पोजीशन में आने की कोशिश करता है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम उसे बोलते हैं जब बॉडी उस पोजीशन में वापस आने की कोशिश नहीं करता बल्कि दूर चला जाता है, अवे उस पोजीशन से। Yes, तो sir. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, बट 180 डिग्री इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्क्रीन चली गई क्या? यस सर। यस सर, चलिए। Yes, sir. अभी लाते हैं वापस। वैसे तो क्लास का टाइम हो रहा है, पर इस टॉपिक को पूरा कर दूं मैं। क्या है, ज्यादा पढ़ने से भी फिर समझ में नहीं आता। Done, sir. यस सर, डन। अब अगला टॉपिक है हमारा, मतलब इसी टॉपिक में बहुत सारी वैल्यूज निकालनी है, जैसे फोर्स निकाला, फिर टॉर्क निकाला। अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन टू रोटेट ए डायपोल। बच्चों यही वाला डायपोल ले लो। इसी डायग्राम को मैं नीचे कॉपी कर ले, ऊपर से नीचे कॉपी करके ले आता हूँ इस वाले को। तो ये हमारा डायपोल भैया है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का जो एंगल है वो θ1 है। ये वाला एंगल θ1 है। और अब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज और घुमाकर θ2 तक ले गए। ये लो, पहले वाला एंगल θ1 था और बाद वाला एंगल θ2 है। θ2 तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा, तो आप समझ जाइए। तो बच्चों अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क तो क्लॉकवाइज लग रहा था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसे क्लॉकवाइज लाने की कोशिश कर रहे हो और आप इसे उल्टा ले जा रहे हो। तो यू हैव टू डू वर्क। हमें वो वर्क निकालना है। तो बच्चों 11th क्लास में ये अप्रोचेस बहुत पढ़ते थे। वर्क जो निकलेगा वो टॉर्क से कैसे निकलेगा। तो डायपोल को अगर हम उल्टा घुमाएं तो वर्क डन इससे निकलता है। ये सब रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले हैं। टॉर्क को पीई साइन थीटा लिख दो। पी और ई कांस्टेंट है, बाहर ले लो। अंदर साइन थीटा बचा। साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है? Minus cos theta. यस, आज तो लड़की पढ़कर आई है। वेरी गुड बेटा। और लिमिट लगा दो। तो अल्टीमेट लिमिट लगाने के बाद जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा W इज इक्वल टू पीई cos θ1 माइनस cos θ2। ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नीट जैसे एग्जाम में है ना, इन फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कैलकुलेशन याद करो ना करो, पर फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। दिस इज वर्क डन टू रोटेट ए डायपोल।
तो एक डायपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल तक एंटी क्लॉकवाइज ले गए बेटा, है ना। टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है तो हम उसके अगेंस्ट लेकर जाएंगे, तो इसीलिए हमें वर्क करना पड़ेगा। डन सर। डन सर। आंसर। एक और फार्मूला है, बस चलते चलते उसे भी कर लें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। थक गए क्या नो सर। बच्चों? हम जो वर्क करते हैं ना वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही तो स्टोर हो जाता है। तो अगर हम 90 डिग्री वाली पोजीशन को रेफरेंस मान ले, यानी कि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 ले ले 90 वाली पोजीशन को, तो बाकी किसी भी पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला ये आएगा। अभी दिमाग मत लगाना ज्यादा, हाँ अभी याद कर लेना बस। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। बस ये याद रखना जरूरी है, ये फॉर्मूले के लिए हमने रेफरेंस किसको लिया, 90 डिग्री वाली पोजीशन को। अगर हम इसमें रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दें ना, रेफरेंस पोजीशन को चेंज कर दें, तो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो अभी तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, यहीं छोड़ देता हूं आज की क्लास। फॉर्मूला का काम हो गया, कल क्वेश्चन कर लेंगे। और डायपोल के बाद हम एक कंडक्टर नाम का टॉपिक और पढ़ेंगे, बस फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। तो असाइनमेंट खोलिए और उसको करना शुरू कीजिए। असाइनमेंट में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। ओके सर। मैं दिखाऊं आपको, एक मिनट रुको। ये कॉपी कर लिया? यस सर। Yes, sir. हाँ दिखाई दिया कुछ? यस सर। Yes, sir. ये आपका असाइनमेंट है। जैसे ऊपर लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, यानी कि चैप्टर की शुरुआत वाले क्वेश्चन है, और इसमें से काफी क्वेश्चन तो आपने कर भी लिए होंगे। तो ये है। उसके बाद है ना, अब इसके बाद जैसे 26 क्वेश्चन नहीं, यहाँ भी टॉपिक चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड 11 क्वेश्चन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन होंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे चार्ज को प्लेस करते हैं, उसका मोशन। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये पूरा सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पर है। मतलब काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है चैप्टर का। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो अभी अभी पढ़ा कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, वही इसमें 3 ही क्वेश्चन है। ये मत करना अभी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ये मत करना। 63 क्वेश्चन वाला 2 ही क्वेश्चन है। फिर रिलेशन बिटवीन ई और वी, इस पर भी सब कुछ कर लिया हमने। डायपोल भी आज ऑलमोस्ट हो गया। और ये गॉस लॉ के क्वेश्चन इसमें बाद में दिए हैं, मैंने पहले पढ़ाया था। और एक ये कंडक्टर वाला लास्ट वाला टॉपिक अभी पढ़ाना है बस। तो बीच में Okay. एक तो ये सेल्फ एनर्जी वाले 2 क्वेश्चन अभी टच मत करना, वैसे यहाँ तक तो अभी पहुंचोगे भी नहीं आप इतनी जल्दी। और एक ये लास्ट वाला टॉपिक है ना 83 के बाद, ये अभी मत करना, ये मैंने नहीं पढ़ाया, यही पढ़ाने की बोल रहा हूँ लास्ट में बस। तो ये 99 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, आंसर आपके साथ दिए हुए हैं। ओके सर।
ईमानदारी से करना, और जो डाउट है वो इकट्ठे कर लेना, मैं किसी दिन डाउट क्लास ले लूंगा, ठीक है? सर ये कब तक करनी है? बेटा अब कब तक तो क्या है, देखो अभी ऐसा करते हैं, फिर मैं आपको ऐसे टारगेट दे दूं, हम लोग इसके फर्स्ट 30 क्वेश्चन ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कवर कर लेते हैं, 26+3, हाँ तो है ना, 30 तक ले लें या 26 तक ले लेते हैं फिर, हाँ तो ये 26 का टारगेट अपन रखते हैं। अपना अगला क्लास मंडे को होगा ना? यस सर। यस मंडे तक तो यार ज्यादा कर सकते हैं यार, है ना, ज्यादा कर सकते हैं बच्चों। यहाँ तक ले ले, 53 तक ले ले, बोलो। यस सर। अरे इजी वाले क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। यस सर। ओके सर। आज फ्राइडे है आपके पास, और इस बार तो टेस्ट भी नहीं है संडे को, तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन है, क्या करोगे, है ना? तो ऐसा करो 53 तक कर लाओ, उसके बाद फिर बाद में कर लेना, है ना, जितना भी हो जाए करने की कोशिश करो। ओके सर। बाय सर सर। वेडनेसडे तक कर दो प्लीज। वेडनेसडे तक कर दो? अरे तो कुछ तो करेंगी, एकदम से 53 थोड़ी ना करवा दूंगा मैं, हो सकता है हम डिस्कस ही ना कर पाए इतना। तो आप तो 1 से स्टार्ट करते जाओ ना, जितना हो जाए अच्छा है, ठीक है? यस सर। ओके सर। चलो ओके बाय। थैंक यू Bye, सर। sir. बाय सर। बाय गुड नाइट सर।